बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने S&P ब्लॉक चैप्टर को स्टार्ट किया था। फिर उसमें हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था हमने, और उसके बाद हमने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जिनको हम अल्कली मेटल्स कह सकते हैं उनको डिस्कस किया था, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था हमने। फिर हमने ग्रुप 2A या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टार्ट किया था, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और उसमें से लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि इन सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंट है ऑन द लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या, वो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ आयंस मौजूद हो और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, हमें डाइल्यूट सोल्यूशन दे, उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसको हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा था। फिर नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस मौजूद हो और वो गैसियस आयंस मिलकर हमें 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड दे। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उनको हम लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को देखना है हमने, जैसे हमने ग्रुप 4 सेकंड के लिए डिस्कस किया था कि अगर इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी फिर वाटर में ज्यादा होगी। जैसे हमने हाइड्रोक्साइड के केस में डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की केस में उनकी सॉल्युबिलिटी सल्फेट्स की केस में डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है और लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। लैटिस एनर्जी बढ़ने की वजह से आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद हमने कार्बोनेट्स की बात की थी। कार्बोनेट्स को हमने डिस्कस किया था कि दे आर इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल मीडियम, मतलब वाटर इज ए न्यूट्रल मीडियम। अब वाटर न्यूट्रल मीडियम है तो हमारे पास वाटर में उन सब्सटेंसेस की, कौन से सब्सटेंसेस की, बेरिलियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी न्यूट्रल मीडियम में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इन आयंस को एक दूसरे से डिटेच या अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो इनसॉल्युबल है वाटर में। लेकिन जब उनको हम एसिड्स या बेसिस में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स एक ब्रीफ समरी हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। इसको हम बेरिलियम का यूनिक बिहेवियर भी कह सकते हैं या पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम भी कह सकते हैं, क्योंकि बेरिलियम क्यों अपने ग्रुप के मेंबर से अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। उससे पहले, डिटेल में जाने से पहले स्टूडेंट्स, बेरिलियम की इंट्रोडक्शन को जरा देखते हैं कि उसमें क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, बेरिलियम का सिंबल होगा कैपिटल B स्मॉल e और एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल स्टेट की हम बात करें तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अगर आयोनिक स्टेट है, फर्ज कर ले पॉजिटिव चार्ज आ गया है उस पर, मतलब यह है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, प्रोटॉन्स की तादाद वही है। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है, प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, नेगेटिव आयन उससे बनेगा। फिर हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, दोनों की तादाद को कलेक्टिवली हम एटॉमिक मास कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास मेटल की अपीयरेंस है कि मेटल कैसे अपीयर होगा, मतलब अगर हम उसको देखें, ऑब्जर्व करें तो वो कैसे अपीयर होगा। तो अपीयरेंस उसकी ये है स्टूडेंट्स, व्हाइट ग्रे मेटेलिक है, क्योंकि मेटल इन नेचर है। अपीयरेंस उसकी व्हाइट
ग्रे होगी। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में? बेरिलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप जानते हैं कि एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का वो ब्लॉक है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा। वो एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में चला जाए उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में चला जाए उनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। और यही एक्सप्लेनेशन डी और एफ ब्लॉक के लिए भी है हमारे पास। किस पीरियड में ये मौजूद है? तो हमारे पास बेरिलियम पीरियड सेकंड में मौजूद है। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन में हमने ये बातें डिस्कस की थी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है। एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है वो वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, दूसरा पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। टॉप टू बॉटम को हम ग्रुप्स कहते हैं या फैमिलीज कहते हैं। बेरिलियम जिस ग्रुप में मौजूद है, ग्रुप सेकंड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको हम बेरिलियम फैमिली भी कह सकते हैं। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है उनको हम पीरियड्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि एटॉमिक नंबर बेरिलियम का है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 2s2। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में स्टडी किया था। आपकी रिवीजन के लिए दोबारा रिपीट करता चलूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। ऑफ द प्रिंसिपल या ऑफ द प्रोसेस की बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्टूडेंट्स। तो बेरिलियम की केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 एंड 2s2। अब बेरिलियम क्यों मुख्तलिफ है अपने ग्रुप के मेंबर से, उसकी वजाहत करते हैं। Students, beryllium differs from its group members because of its small size and partly due to high electronegativity. अगर आपको याद हो, हमने जब एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था तो एटॉमिक साइज के साथ हमने ये डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंडेंट हैं ऑन द साइज ऑफ एन एटम। अगर एटम का साइज कम होगा स्टूडेंट्स तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ज़्यादा होगी, उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो बेरिलियम अगर अपने ग्रुप के मेंबर से अलग है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, तो उसका रीज़न हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप के बाकी मेंबर से बेरिलियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो एटॉमिक साइज है। बेरिलियम का एटॉमिक साइज कम है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से एज अ रिजल्ट बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन दो फैक्टर्स पर बाकी जो डिफरेंसेस हैं इसके ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिपेंडेंट हैं। नंबर फर्स्ट डिफरेंस इज कि बेरिलियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर एंड डू नॉट डिकम्पोज इन बॉइलिंग वाटर। मतलब इसका ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ड्राई एयर हो, ड्राई एयर मींस व्हेन देयर आर नो वाटर वेपर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम बॉइलिंग वाटर में बेरिलियम को रिएक्ट करवाएंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो डिकम्पोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्यों डिकम्पोजिशन नहीं है, क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा, ये इसलिए क्योंकि स्मॉल एटॉमिक साइज है। स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो बॉइलिंग वाटर भी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज नहीं करवा सकता। जब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा तब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा इन केस ऑफ बेरिलियम। तो इसलिए जब आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद बॉइलिंग वाटर। सेकंड ये है कि द ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर आयोनिक इन नेचर। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स चाहे इस केस में हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड आप जानते हैं कि वो हमारे पास है O नेगेटिव, जिसमें O पर डबल नेगेटिव चार्ज होगा। फिर नाइट्राइड्स हैं हमारे पास जिसमें नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद सल्फाइड्स की बात है तो जो सल्फाइड्स हैं वहां पर सल्फर पर
डबल नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। और क्लोराइड के केस में क्लोरीन पर जब सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्लोराइड बन जाएगा। अब ग्रुप सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं उनके ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स दे आर आयोनिक इन नेचर, उनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। मतलब जो ग्रुप सेकंड ए के मेंबर्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और जो उनके साथ ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड्स और क्लोराइड्स हैं उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ग्रुप सेकंड में इन सब्सटेंसेस के साथ आयोनिक बॉन्ड मौजूद है और बेरिलियम के अलावा वो कोवेलेंट नेचर है। मतलब ये है कि बेरिलियम अगर ऑक्साइड बनाए कोवेलेंट ऑक्साइड होगा, अगर नाइट्राइड बनाए कोवेलेंट नाइट्राइड होगा, अगर सल्फाइड और क्लोराइड बनाए तो वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और बाकी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो आयोनिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उनमें। थर्ड जो है, द सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम अनलाइक इट्स फैमिली मेंबर्स। सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर बेरिलियम के सॉल्ट्स हैं, जैसे हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, अगर इनको हम बंसन फ्लेम पर चेक करें तो बंसन फ्लेम में इसके सॉल्ट्स जो होंगे कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ग्रुप के बाकी मेंबर्स कलर प्रोड्यूस करेंगे। अब सॉल्ट्स का कलर क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि थर्मल एनर्जी से, बंसन फ्लेम में थर्मल एनर्जी है, हीट है, उस हीट की वजह से जो इस सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़कर अपर शेल्स में चला जाएगा, हायर एनर्जी शेल्स में, और वहां से दोबारा डी एक्साइट होकर जब आएगा तो उस दौरान वो एनर्जी को रिलीज करेगा। कौन सी एनर्जी? जो उसने लोअर शेल से हायर शेल्स में जाते हुए गेन की थी। अब जब दोबारा वो हायर से लोअर शेल में आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वही एनर्जी इन द अगर विजिबल रीजन में हो तो वो हमें एज अ उस सब्सटेंस का कलर दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेरिलियम की केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ इतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है क्योंकि बंसन फ्लेम जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर एक्साइट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल्स में नहीं लेकर जा सकता। इसलिए बेरिलियम के सॉल्ट्स का कोई कलर नहीं होगा बंसन फ्लेम में और ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कलर प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमारे पास बेरिलियम के ऑक्साइड जो है is insoluble in water while oxides of other members of its family are soluble. स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट अगर पोलर है या कम से कम आयोनिक इन नेचर है तो वो उसमें डिसॉल्व होगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, हमने कुछ देर पहले बात की पॉइंट नंबर 2 में कि द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर। जब कोवेलेंट इन नेचर होंगे डाइपोल्स क्रिएट नहीं होंगे, ना पार्शियल पॉजिटिव होगा ना पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जैसे ही हम उसको वाटर में ऐड करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर पाती। तो जब उनके दरमियान ये इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो जाती तो फिर तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, टेम्परेचर हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा है, जो भी हो लेकिन टेम्परेचर में स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, ना कम हो उससे और ना ज्यादा हो। 100 ग्राम वाटर है हमारे पास। अब 100 ग्राम वाटर में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए और सैचुरेटेड सोल्यूशन दे उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी सॉल्युबिलिटी, बेरिलियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है या नहीं है? बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन बाकी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि दे आर आयोनिक इन नेचर। हमने यहां पर बात की कि द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए मेंबर्स आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। तो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो आयोनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी।
क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स उन आयोनिक सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी उसके मुतालिक। फिर आपकी किताब में एक छोटा सा टॉपिक है 3-4 लाइंस का, जिसमें पूछा गया है हमसे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, पेपर में भी आ सकता है कि व्हाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट नॉट आयोनिक। बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट क्यों है, आयोनिक इन नेचर क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाई बेरिलियम इज कोवेलेंट नॉट आयोनिक इन नेचर, तो अगर आप ये आंसर लिखेंगे ये तो 3-4 लाइंस का आंसर हो जाएगा। कम से कम उससे पहले आपने, जैसे हमने लेक्चर की स्टार्ट में बेरिलियम को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने पेपर में एग्जामिनर के सामने बेरिलियम को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। यहां पर हमने डिस्कशन की जैसे कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंडेंट है स्मॉल एटॉमिक साइज पर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इसी वजह से बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर बताया गया है कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम डबल पॉजिटिव आयन इज हाई एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इज आल्सो हाई। पोलराइजिंग पावर का मतलब यह है कि जब कोई आयन दूसरे आयन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसको कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आसानी से डिस्टर्ब हो वो पोलराइजेबिलिटी है, अगर आसानी से डिस्टर्ब ना हो तो हम कहेंगे कि पोलराइजेबिलिटी इसमें कम है। पोलराइजेबिलिटी इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स को हम कह सकते हैं, जब किसी लम्हे पर किसी सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो। तो बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड क्यों कोवेलेंट इन नेचर है? इसलिए क्योंकि बेरिलियम की जो पोलराइजिंग पावर है बेरिलियम का वो हाई है, बेरिलियम डबल पॉजिटिव आयन का, और इसी तरह पोलराइजेबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इज हाई। तो इनकी इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से बेरिलियम का क्लोराइड जो है वो हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर है। जरा देख लें स्टूडेंट्स, सो बेरिलियम एसेंशियली पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम क्लोराइड आयन, इनको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं, सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इफेक्टिवली शेयर्ड। मतलब यह है कि क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अट्रैक्ट करेगा और ट्रांसफर कर लेगा अपने शेल्स में, आयोनिक बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन बेरिलियम की इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से, स्मॉलर एटॉमिक साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा है, और अब उस पोलराइजिंग पावर की वजह से वो क्लोरीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बेरिलियम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इफेक्टिव शेयरिंग होगी हमारे पास। रिजल्ट क्या आएगा इस सारे प्रोसेस का? गिविंग बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो फिर हमारे पास बेरिलियम कोवेलेंट इन नेचर होगा। स्टूडेंट्स, ग्रुप सेकंड ए या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या बेरिलियम फैमिली से रिलेटेड हमने डिस्कशन की। अब उस डिस्कशन का आखिरी टॉपिक जो है वो है एम्फोटेरिक नेचर या एम्फोटेरिक बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर्स में कि हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब ये जैसे ही वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे तो सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक इन नेचर बन जाएगा। While in this case, in case of beryllium, there is no such explanation because beryllium is amphoteric in nature. Amphoteric वो substances है स्टूडेंट्स जिनको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर एसिड के अगेंस्ट एक्शन करेंगे तो ये एज अ बेस एक्शन करेंगे, और अगर बेस के अगेंस्ट एक्शन करेंगे तो ये एज एन एसिड एक्शन करेंगे। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस में सबसे आसान एग्जाम्पल जो है वाटर का एग्जाम्पल है। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर वाटर को हम बेस के अगेंस्ट रिएक्ट करवाएंगे
तो फिर बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वाटर विल एक्ट एज एन एसिड। अगर वाटर को हम एसिड HCl के अगेंस्ट रिएक्ट करवाएंगे, HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, देन वाटर विल एक्ट एज अ बेस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इसी तरह बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर को फॉलो करेगा। ठीक है, अब व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर, कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि हमने रीजन देना है अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन नहीं दे सकते तो फिर हमारा जो रीजन होगा या जो एक्सप्लेनेशन होगी ये फिर गलत होगी। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, ये तो एम्फोटेरिक नेचर का डेफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद एज अ बेस, ये किस वक्त एज अ बेस एक्शन करेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये जब एसिड के साथ एक्शन करेगा तो बेरिलियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे या वाटर बनेगा। ऐसे रिएक्शन को जिसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हो या न्यूट्रलाइजिंग एसिड हो, जहां पर एक बेस एक एसिड की एसिडिटी को खत्म करेगा और बेस की बेसिसिटी खत्म हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या होगा, साल्ट एंड वाटर होगा। तो इस केस में आप ऑब्जर्व करें, दिस इज साल्ट एंड दैट इज वाटर, तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के अगेंस्ट एज अ बेस एक्शन किया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यहां पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एक्टिंग एज अ एसिड जो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज एन एसिड एक्शन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के अगेंस्ट इट इज एक्टिंग एज अ बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम सोडियम बेरिलेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम बेरिलेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज की डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया बेरिलियम को, बेरिलियम की नेचर को, कि वो अपने ग्रुप के मेंबर से अलग पहचान क्यों रखता है। उसके लिए हमने रीजन एक्सप्लेन किया कि ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज रिजल्ट करता है किस चीज को, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेरिलियम के कंपाउंड्स जो होंगे वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे। कोवेलेंट इन नेचर क्यों होंगे, उसके लिए हमने पोलराइजिंग पावर की बात की कि बेरिलियम पर जब 2+ चार्ज आ जाएगा तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो कोवेलेंट नेचर इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद हमने आखिर में डिस्कशन की कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। हमने बात की कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आपने सीखा कि उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि जो एसिड्स के अगेंस्ट बेस और बेसिस के अगेंस्ट एज एन एसिड एक्शन करे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके केमिकल रिएक्शन भी आपके सामने हैं। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।